हाँ, जय हिंद साथियों। चल रही है की क्लास? जय हिंद साथियों, तैयारी कर लो। प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप कुमार जांगीड़ और हम लोग पढ़ रहे थे जीव विज्ञान। कल की क्लास में मैंने आपको तंत्रिका तंत्र करवाया था। देखो, सभी के सभी लोग जुड़ जाइए ताकि आपको पढ़ाने में मुझे भी अच्छा लगे। जल्दी से आप लोग आ जाइए ऑनलाइन और अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम अपने पास क्या है? नया चैप्टर पढ़ेंगे और उसका नाम है उत्सर्जन तंत्र। क्या पढ़ेंगे बताओ? उत्सर्जन तंत्र। देखो, सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग, सभी को सत श्री अकाल, सभी को राधे राधे, सभी को श्यामा श्यामा। आप लोग जुड़ जाइए, पढ़ाई पर मन लगा करके करिए। देखो, अगर मैं बात करूं उत्सर्जन तंत्र की तो कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में अपन उत्सर्जन तंत्र अच्छे से कर पाए। बस आपकी नजरें, आपका ध्यान केवल और केवल स्क्रीन पर होना चाहिए, ठीक है? और अगर आपने अपने ध्यान को भटकाया तो मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा, आप खुद उसके जिम्मेदार रहोगे। आपको समझ में आया कि नहीं आया, समझाने का कार्य मेरा है। मैं आपको हर एक वो बात बता करके जाऊंगा जो अपनी एग्जाम की दृष्टि से आवश्यक ही नहीं, अति आवश्यक है। लेकिन आपने अगर ध्यान नहीं दिया, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो आपको सावधानी रखनी होगी, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, उत्सर्जन तंत्र का मतलब क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं और उन अपशिष्ट पदार्थों को जिन अंगों के समूह के द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है वो क्या कहलाता है? विकास स्वामी जी, आपकी सोमवार वाली क्लास का पता नहीं क्या रह गया, आपको पीडीएफ नहीं मिली। देखो विकास स्वामी जी, मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, ठीक है? मैंने टेक्निकल टीम को बहुत बार बोल दिया, आप ऐसे करना कि जो आपको टोल फ्री नंबर दे रही है ना, उन पर कॉल करना, ठीक है? बोलना सर कि साइंस की वो क्लास की पीडीएफ नहीं आई है, अपने आप डल जाएगी। मैंने 2-3 बार बोल दिया है, ठीक है? और आप फोन करना और आपकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बढ़िया। तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त मनीष कुमार जी, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र अपने एग्जाम की दृष्टि से सही नहीं है। और आप एक ही कमेंट को बार बार कॉपी पेस्ट ना करें, अदरवाइज आपको ब्लॉक करवा दिया जाएगा, ठीक है? मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है, आपका कमेंट मैंने पढ़ लिया है मनीष जी। और आप देखो, अगर मैं बात करूं, देखो उत्सर्जन तंत्र की बात करूं, हमारे शरीर से उत्सर्जी पदार्थों को निकालने के लिए जो अंगों का समूह होता है, अंगों के समूह से बना हुआ तंत्र होता है, वो क्या कहलाता है बताओ? वो अपने पास उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है बताओ? उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, जीवधारियों के द्वारा
जीवधारियों के द्वारा विभिन्न उत्सर्जी पदार्थों का विभिन्न उत्सर्जी पदार्थों को, अब विभिन्न उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से हैं? विभिन्न उत्सर्जी पदार्थों को, जैसे मेरे पास हो गया CO2, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। जीवधारियों के द्वारा विभिन्न उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के बाहर निकालने हेतु अंगों का बना तंत्र उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता बताओ? ओके सर जी, सॉरी मेरे कमेंट सेंड नहीं हो रहे हैं, हो रहे थे बाद में एक साथ ही सेंड हो गए सर जी। देखो मनीष कुमार जी, ऐसी बात नहीं थी, ठीक है। आपने एक ही कमेंट को बार बार कॉपी पेस्ट किया था, आपने एक ही कमेंट को बार बार कॉपी पेस्ट किया था, समझ गए आप? देखो अंगों का अपना तंत्र क्या कहलाता है? उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। समझ गए आप? अब अगर मैं यहां पर बात करूं, एक बार गौर करना आप, ये मैंने आपको बता दिया परिभाषाएं अपने पेपर में नहीं आती है, लेकिन हमारे नोट्सों की सुंदरता बढ़ाती है, बस मैंने भी आपको बता दिया। अब देखो अगर मैं बात करूं कि हमारी बॉडी से, सर पिछली स्लाइड क्या है? सीताराम जी ये पहली स्लाइड है, मैंने इससे पहले कोई स्लाइड नहीं करवाई है, मैंने यहीं से आपको पढ़ाना शुरू किया है, ठीक है। अगर मैं बात करूं उत्सर्जी पदार्थ की, तो उत्सर्जी पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। उत्सर्जी पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं बताओ? उत्सर्जी पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अगर मैं बात करूं, कार्बनिक पदार्थ और नाइट्रोजनी पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ और नाइट्रोजनी पदार्थ। अगर मैं कार्बनिक पदार्थ के रूप में बात करूं, कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है? तो कार्बनिक पदार्थ होता है CO2। कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है बताओ? CO2। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजनी पदार्थ कौन कौन सा होता है, तो नाइट्रोजनी पदार्थ होता है अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। अपने पास तीन प्रकार का होता है, कार्बनिक पदार्थ और नाइट्रोजनी पदार्थ। नाइट्रोजनी पदार्थ अमोनिया होता है, यूरिया होता है और यूरिक अम्ल होता है। देखो जो जानवर, जो मनुष्य, जो पक्षी, जो जानवर अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उनको अपन बोलते हैं अमोनोटेलिक। तो यहां पे लिख देता हूं कि नाइट्रोजनी पदार्थ कौन कौन सी हो जाएगी? अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, अपने पास जो जानवर अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, जो जानवर अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, अमोनोटेलिक कहलाते हैं। एमोनोटेलिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बताओ? एमोनोटेलिक कहलाते हैं। और अगर मैं बात करूं इसके एग्जाम्पल अपने पास क्या है, इसके एग्जाम्पल अपने पास क्या है बताओ? इसका एग्जाम्पल अपने पास है जलीय जीव। जितने भी जलीय जीव है ना, वो किसका उत्सर्जन करते हैं बताओ? कितने दिन में कोर्स होगा सर जी अपना? विकास स्वामी जी
आप यूं मान करके चलिए कि आज अपना बायोलॉजी का शायद 5वां दिन है। मैंने पहले दिन आपको कोशिका करवाया, दूसरे दिन कंकाल तंत्र करवाया, उसके अगले दिन पाचन करवाया, और उसके अगले दिन मैंने आपको तंत्रिका करवाया, और आज मैं आपको क्या करवा दूंगा, आज मैं आपको उत्सर्जन करवा दूंगा। ठीक है। और अगर मैं कल की बात करूं तो कल संडे है अपना, अगर मैं मंडे की बात करूं तो मंडे को मान लो श्वसन तंत्र हो जाएगा अपना, और उसके अगले दिन मंगलवार को अपना रक्त परिसंचरण तंत्र। कोई चैप्टर बड़ा होगा तो अपन 2 दिन में कर लेंगे। ठीक है। मतलब अगर मैं बात करूं बायोलॉजी अपनी बहुत जल्दी मैं पूरी करवा दूंगा आपको। सर कौन सी डायट, एक बार गौर करना। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जो जानवर अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं क्या कहलाते हैं, अमोनोटली कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, चलिए जी अगला पॉइंट। जो जानवर यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, जो जानवर यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, जो जानवर यूरिया का उत्सर्जन करते हैं क्या कहलाते हैं बताओ, वो क्या कहलाते हैं, जो जानवर यूरिया का उत्सर्जन करते हैं क्या कहलाते हैं अपने पास, यूरियोटेलिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बताओ, यूरियोटेलिक कहलाते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं किसकी बताओ, एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बताओ, स्तनधारी। क्या हो जाएगा बताओ, अपने पास एग्जाम्पल हो जाएगा स्तनधारी। स्तनधारी किसका उत्सर्जन करते हैं बताओ, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसके अलावा अगर मैं बात करूं 3 नंबर का पॉइंट, देखो जो जानवर यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, किसका उत्सर्जन करते हैं बताओ, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिक। क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिक। एग्जाम्पल अपने पास क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल अपने पास क्या हो जाएगा बताओ, पक्षी, सरीसृप और छोटे मोटे कीट। ये अपने पास किसका एग्जाम्पल हो जाएगा बताओ, सर जी आप विजय पाल जी सर से बोलकर हमारी इंडियन ज्योग्राफी क्लास भी लगवा दो ना प्लीज। ओके ओके मोहित सैनी जी, ओके बोल दूंगा। आप एक कमेंट को बार बार ना करें, ठीक है, मैं बोल दूंगा सर को। 4 नंबर का पॉइंट, 4 नंबर का पॉइंट अपने पास क्या बताओ, कि जो जानवर किसका उत्सर्जन करते हैं बताओ, ग्वानिन का। जो जानवर ग्वानिन का उत्सर्जन करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं बताओ, गवानोटेलिक। क्या बोलते हैं, गवानोटोलिक। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बताओ अपने पास, मकड़ी। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बताओ, मकड़ी हो जाएगा। समझ गए आप। तो ये अपने पास 4 पॉइंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। अब अपन चलते हैं अपने मुद्दे की बातों पर। ओके विकास स्वामी जी, आज पक्का आपकी बातों को ध्यान में रखूंगा। डेफिनेटली अगर समय रहेगा तो आपके पास मैं डेफिनेटली सवाल लेकर के आऊंगा। चलिए अगला अपना टॉपिक रहते हैं। देखो मैंने आपको क्या बताया कि अपन जो भी स्तनधारी होते हैं और भी कोई जानवर होते हैं वो उत्सर्जन के रूप में किसका त्याग करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। देखो आपको पता होगा अपन मूत्र का त्याग करते हैं, और अपने मूत्र में क्या आता है बताओ, अपने मूत्र में यूरिया आता है। तो वो यूरिया का उत्सर्जन कैसे होता है वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। अब देखो अगर मैं यहां पर बात करूं तो अपने पास उत्सर्जन तंत्र में अपन मेनली क्या पढ़ते हैं, उत्सर्जन तंत्र के अंदर अपन मेनली किडनी को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बताओ, किडनी को। देखो यहाँ पे अगर मैं डायग्राम बनाऊं, डायग्राम वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आता तो कोई बात नहीं है। अब एक बार गौर करना आप,
मतलब अगर मैं बात करूं, ये अपने पास क्या बताओ, ये अपने पास किडनी है, और आपको पता होगा इधर भी क्या होती है बताओ, किडनी होती है। और यहां पे अगर मैं बात करूं इस प्रकार से, क्या जुड़ी होती है बताओ, नलिका जुड़ी होती है। ठीक है, क्या हो जाएगी बताओ, नलिका जुड़ी होती है। आपको ये डायग्राम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको वो डायग्राम बताता हूं जो अपने एग्जाम की दृष्टि से सही है। देखो आपको किडनी का डायग्राम याद रखना है। कौन सा डायग्राम याद रखना बताओ, किडनी का। अपने पास ये क्या होता है बताओ, इस प्रकार से किडनी का डायग्राम आपको मिलेगा। अब अगर मैं बात करूं इसके सबसे बाहर एक इस प्रकार से झिल्ली होती है, और अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो आपको इस प्रकार से संरचना दिखाई देगी। इस प्रकार से आपको क्या मिलेगी बताओ, इसके अंदर संरचना मिलेगी। अब यहां पे अगर मैं बात करूं कि इसके ऊपर ही ऊपर, इसके ऊपर ही ऊपर आपको एक संरचना ऐसे मिलेगी। देखो इसको अपन क्या बोलते हैं, अधिवृक्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिवृक्क बोलते हैं। समझ गए आप। अब देखो इसके अंदर ये जो ऊपर वाला भाग है इसको अपन बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं बताओ, कॉर्टेक्स बोलते हैं। अगर मैं बात करूं कि यहां पे ये जो है अपने पास, इनको अपन क्या बोलते हैं बताओ, मेडुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं कि अपने पास ये जो नलिका है इसको हम बोलते हैं मूत्रवाहिनी, मूत्र नलिका। इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ, मूत्र नलिका बोलते हैं। क्या बोलेंगे अपन, मूत्र नलिका बोलते हैं। अब देखो ये जो मूत्र नलिका जहां पे जाकर के जुड़ती है, इस ध्रांस को अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं बताओ, हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। उत्सर्जन की परिभाषा दोबारा बताओ। देखो सीताराम जी एक बार समझने की कोशिश करना, उत्सर्जन का मतलब क्या होता है। हमारी बॉडी, हमारे शरीर में कई प्रकार की क्रियाएं करती है। जब वो कई प्रकार की क्रियाएं करती है तो उसके अंदर से कई प्रकार के पदार्थों का उत्सर्जन होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मैं बात करूं किसकी, जैसे अगर मैं बात करूं अपनी त्वचा की, तो इस त्वचा से पसीना बाहर निकलता है। तो वो पसीना क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। पसीना क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। अगर मैं बात करूं अपनी आंखों से उत्सर्जी पदार्थ के रूप में क्या निकलता है, आंसू निकलता है। क्या निकलता है, आंसू निकलता है। अगर मैं उसी प्रकार से बात करूं, तो अपने यकृत से पित्त रस का स्रवण होता है। अपने यकृत से पित्त रस का स्रवण होता है। समझ गए। अपने कान से आपको पता होगा एक तेलीय पदार्थ निकलता है, आप जिसको किट्टी बोलते हो, कोई लोग कुछ और बोलता होगा। अब आपको देखा होगा, सर मेरे एमजी नहीं आ रहे हैं। देखो आप समझ में आएगा, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको सब कुछ चीजें समझ में आएगी। देखो अगर मैं उसी प्रकार से बात करूं, अपन मूत्र का त्याग करते हैं, तो मूत्र का त्याग कहां से होता है, तो मूत्र का त्याग किडनी से होता है। और अगर कोई आपसे पूछेगा कि मुख्य उत्सर्जी अंग क्या होता है, मुख्य उत्सर्जी अंग क्या होता है, तो मनुष्य का
मुख्य उत्सर्जी अंग किडनी होता है। क्या होता है बताओ? किडनी होता है। समझ गए? तो यहां पे मैंने ये किसका डायग्राम बनाया है? यहां पर मैंने ये किडनी का डायग्राम बनाया है। किसका डायग्राम बनाया बताओ? मैंने यहां पे ये किडनी का डायग्राम बनाया है। किसका डायग्राम बनाया बताओ? किडनी का डायग्राम बनवाया है। अब अगर मैं यहां पे बात करूं, एक बार गौर करना, ये मूत्र नलिका हो गई और यहां पे ये जो मूत्र नलिका जहां पे जाकर के जुड़ती है इस प्रकार से, इस भाग को अपन क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। और इस नलिका के अंतिम सिरा जो क्या है वो क्या रहेगा? पेल्विस। अब यहां पे गौर करना, अगर मैं बात करूं कि इसके ये जो बाहरी आवरण है, ये वाला जो लाल लाल दिख रहा है, वो कहलाता है पेरिटोनियम झिल्ली। क्या नाम होता है बताओ? पेरिटोनियम झिल्ली होता है। क्या होता है? पेरिटोनियम झिल्ली। अब देखो ये अपने पास क्या बताओ? ये अपने पास है किडनी। क्या बताओ? किडनी। तो सबसे पहले अपन किडनी के बारे में छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। आपसे कोई पूछेगा कि किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप क्या बताओगे? किडनी का अध्ययन होता है नेफ्रोलॉजी। क्या होता है बताओ? किडनी का अध्ययन होता है नेफ्रोलॉजी। सर जी गुद्दे का क्या काम होता है? अब मुझे बताओ, आप इस किडनी को आप किडनी बोल दो, गुद्दा बोल दो, वृक्क बोल दो, एक ही तो बात है। ये इसी के तो नाम अपने पास। अब अगर मैं अगली बात करूं, देखो अध्ययन क्या कहलाता है? अध्ययन इसका कहलाता है नेफ्रोलॉजी। फिर मैं बात करूं इसका आकार कैसा होता है। फिर मैं आपसे पूछूं इसका बाहर क्या होता है। फिर मैं आपसे पूछूं इसकी बाह्य आवरण क्या होता है। इसका बाह्य आवरण क्या होता है। उसके बाद में ऊपरी सतह क्या कहलाती है इसकी। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, अगला पॉइंट अपने पास क्या बताओ? किडनी की पिरामिड नुमा संरचना क्या कहलाती है। इस किडनी के अंदर आपको पिरामिड नुमा संरचना दिख रही होगी, ये क्या कहलाता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, मूत्र नलिका किडनी के किस भाग से जुड़ी होती है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अगला पॉइंट अपन बात करें कि किडनी का कार्य क्या होता है। अभी अपने पास कुछ छोटे छोटे पॉइंट है, अपन इनकी बातें कर लेते हैं। चलो अगर मैं आपको बताऊं, पहला पॉइंट, किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। किडनी का आकार कैसा होता है? सेम के बीज जैसा। कैसा होता है बताओ? सेम के बीज जैसा होता है। कैसा होता है? सेम के बीज जैसा होता है। अगर मैं इसके भार की बात करूं तो इसका भार होता है 130 से 170 ग्राम। क्या था बताओ? 130 से 170 ग्राम होता है। अगर मैं इसके बाहरी आवरण की बात करूं तो इसका बाहरी आवरण क्या कहलाता है बताओ? पेरिटोनियम झिल्ली। क्या कहलाता है बताओ? पेरिटोनियम झिल्ली कहलाता है। अगर मैं बात करूं इसकी ऊपरी सतह क्या कहलाती है? अधिवृक्क कहलाती है। क्या कहलाती है बताओ? अधिवृक्क कहलाती है। देखो अपन इसको किडनी भी बोलते हैं, इसको अपन वृक्क भी बोलते हैं, और इसी को अपन गुद्दा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुद्दा भी बोलते हैं। अगर मैं बात करूं पिरामिड नुमा संरचना क्या कहलाती है? मेडुला कहलाती है। पिरामिड नुमा संरचना क्या कहलाती है बताओ? मेडुला कहलाती है। अगर मैं बात करूं कि मूत्र नलिका किडनी के हाइलम भाग से जुड़ी होती है, कहां जुड़ी होती है बताओ? हाइलम से जुड़ी होती है। हाइलम भाग से क्या होती है बताओ? जुड़ी होती है। अगर मैं बात करूं इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है रक्त को छानना। इसका कार्य क्या होता है बताओ? रक्त को छानना। इसके अलावा इसका कार्य क्या होता है बताओ? पीएच नियमन होता है।
यह अपने शरीर का क्या करता बताओ, पीएच नियमन करता है। सर आज आवाज बहुत साफ आ रही है। अच्छा जी, अच्छा, ओके पंकज कुमार जी, ओके। देखो अगर मैं बात करूं रक्त को छानना किसका कार्य होता है बताओ, किडनी का होता है। इसके अलावा अपने शरीर के पीएच को कौन कंट्रोल करता है, यही करता है। अब मैं आपको अगला पॉइंट पूछूं, आपको अगर आपको अगला पॉइंट बताऊं कि अपने पास ये जो किडनी होती है, इस किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है। इस किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है, इस किडनी की कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ, वृकाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृकाणु बोलते हैं। समझ गए आप। ये अगर मैं बात करूं कि कार्यात्मक इकाई क्या होती है बताओ, नेफ्रॉन होती है। इसका मतलब आपको इसके अंदर छोटी छोटी संरचना आपको दिखाई देगी। जैसे मैं आपको बताऊं, देखो अगर मैं बात करूं इसके अंदर आपको छोटी छोटी संरचना दिखाई देगी। वही अपने पास क्या होता बताओ, वही अपने पास क्या कहलाता बताओ, वही अपने पास नेफ्रॉन कहलाता है। अब देखो अगर मैं बात करूं कि अपने पास कि किस प्रकार से रक्त को छानने का कार्य होता है, ये किडनी किस प्रकार से रक्त को छानने का कार्य करती है। देखो अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर मेन कार्य कौन करता है, मेन कार्य नेफ्रॉन करता है। कौन करता है बताओ, नेफ्रॉन करता है। कौन करेगा, नेफ्रॉन करता है। तो ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। समझ गए आप। चलिए अब अपन आगे की ओर चलते हैं। अगर मैं आपको आगे की ओर लेकर के जाऊं तो एक बार गौर करना आप मुझे बताइए कि एक मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार धड़काता है अपने हृदय को। इसका मतलब मैं कुछ बातें आपको बता देता हूं। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है बताओ, 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है बताओ, 72 बार धड़कता है। अब आप मुझे बताओ कि हृदय का कार्य क्या होता है। कुछ तो बातें आपको पता होगी पहले से। देखो हृदय का कार्य होता है ब्लड को पंप करना। क्या कार्य होता है बताओ, ब्लड को पंप करना। इसका मतलब हृदय का कार्य क्या होता है बताओ, रक्त को पंप करना। रक्त को पंप करना किसका कार्य होता है बताओ, यह कार्य होता है हृदय का। और हृदय एक धड़कन में कितना ml रुधिर या रक्त पंप कर देता है, ये छोटी छोटी बातें हैं आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहां से इस चैप्टर का आपका आधार बनेगा, बेस बनेगा। एक धड़कन में हृदय 70 ml रुधिर पंप करता है। 70, एक धड़कन में हृदय 70 ml रुधिर पंप करता है। क्या करता बताओ, पंप करता है। अगर मैं आपको बताऊं, देखो एक बार गौर करना, आप हर डाटा को समझते जाना, ठीक है।
अगर आपने इसके अंदर कोई कंजूसी दिखाई और अगर आपका ध्यान स्क्रीन पर नहीं रहा तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आपके साथ धोखा हो सकता है, आपके साथ पेपर के अंदर कोई ना कोई बात हो सकती है। देखो मैंने क्या बताया कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है बताओ, 72 बार। फिर मैंने क्या कहा कि एक धड़कन में कितना ml रुधिर पंप होता है, 70 ml। अब आप मुझे बताओ कि एक धड़कन में 70 ml रुधिर पंप होता है, तो बताओ मुझे कि 72 धड़कन में कितना ml रुधिर पंप होगा। बहत्तर धड़कन में हृदय 70 इंटू 72 ml रुधिर पंप करता है। क्या मैं ये कह सकता हूं क्या 1 मिनट के अंदर रुधिर कितना ml रुधिर पंप कर देगा? इसका मतलब यहां पे लिखूंगा मैं 1 मिनट में हृदय द्वारा पंप की जाने वाली रक्त की मात्रा, रक्त की मात्रा कितनी है बताओ अपने पास? अगर मैं यहां पर बात करूं कितनी है तो ये हो जाएगी 50-40 ml। कितनी हो जाएगी बताओ? 50-40 ml। समझ गए आप? कितनी होती है बताओ? 50-40 ml होता है। अब मुझे बताओ आप कि क्या मनुष्य की धड़कन फिक्स होती है क्या? नहीं होती है। अगर आप दौड़ लगाओगे तो आपके हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी। इसका मतलब आपका हृदय जल्दी जल्दी रुधिर को क्या करेगा? पंप करेगा। इसका मतलब मैंने आपको और एवरेज बता दिया कि सामान्य मनुष्य का कितना होता है? 72 होता है। और एक किसमें एक धड़कन में कितना ml रुधिर पंप होता है? 70 ml रुधिर पंप होता है। तो कितना हो गया बताओ? 50-40। क्या मैं एक लाइन ये भी लिख सकता हूं क्या कि सामान्य मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है? सामान्य मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। कितनी होती है बताओ? 5 से 6 लीटर। अब मुझे एक चीज बताइए आप, अगर मान लो कि ये धड़कन अपनी कितनी होती बताओ? अगर ये धड़कन 80 होती, कितनी होती बताओ? 70 की जगह ये कितनी होती बताओ? 80 होती। तो ये क्या 8 होता तो 56 नहीं होता? ये कितनी हो जाती बताओ? 5600 ml हो जाती, जो कि देखो इसके बीच में ही वेरी कर रही है, जो कि इसके बीच में ही क्या करिए बताओ? वेरी कर रही है। इसका मतलब अब मैं ये कह सकता हूं कि 1 मिनट में कितना ml रुधिर पंप हो गया? 50-40 रुधिर पंप हो गया। और मैं इस क्वांटिटी को लगभग कितना मान लेता हूं? 5500 ml। देखो मैंने यहां पे 5500 लेने का कारण है, यहां पे ये 5500 लेने का कोई विशेष कारण है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। अब मैंने आपको इतना डाटा बताया, आपको ये बातें आपको दिमाग में रखनी है। अब मैं आपको बता रहा हूं क्या? अब मैं आपको बता रहा हूं नेफ्रॉन का डायग्राम और नेफ्रॉन की कार्यविधि, और मैं आपको ये बताऊंगा कि उत्सर्जन तंत्र के द्वारा किस प्रकार से, किडनी के द्वारा किस प्रकार से मूत्र का निर्माण होता है। देखो इस प्रकार से अपने पास क्या बताओ? अपने पास
अगर मैं यहां पर बात करूं इस प्रकार से, अपना ये नेफ्रॉन का डायग्राम है, आप बस एक बार देखते जाना किस प्रकार से आपके पास पूरा डायग्राम बनेगा। अब देखो यहां पे अपने पास होती है अभिवाही धमनी, और यहां पर होती है अपने पास अपवाही धमनी। अब यहां पे देखो ये जो लाल लाल भाग है इसको अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं कि मैंने यहां पे इस प्रकार से ये जो प्यालेनुमा संरचना बनाई है, ये जो प्यालेनुमा संरचना है ना, इसको अपन बोलते हैं बोमेन संपुट। क्या बोलते हैं? बोमेन संपुट बोलते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं कि इसको अपन क्या बोलते हैं? समीपस्थ कुंडलित नलिका। इसको अपन क्या बोलते हैं? समीपस्थ कुंडलित नलिका। क्या बोलेंगे? समीपस्थ कुंडलित नलिका। अगर मैं बात करूं ये अपने पास क्या बताओ, ये अपने पास है दूरस्थ कुंडलित नलिका। अगर मैं यहां पर बात करूं ये अपने पास क्या बताओ? हैनले का लोब। ये अपने पास क्या बताओ? हैनले का लोब। और ये अपने पास क्या बताओ? ये अपने पास है संग्रह नलिका। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ना, ये डायग्राम पता है किसका है? ये डायग्राम अपने पास किसका है? ये चित्र अपने पास किसका बताओ? नेफ्रॉन की संरचना है। नेफ्रॉन को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्रकाणु की संरचना। ये डायग्राम किसका बताओ? ये डायग्राम है व्रकाणु का। समझ गए आप? अब देखो मैंने आपको पिछली स्लाइड में कुछ बातें बताई थी। पिछली स्लाइड में मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। देखो अगर मैं बात करूं अपना जो हृदय है ना, वो 1 मिनट में लगभग 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 5500 ml रक्त को कहां भेजता है? इस किडनी के पास शुद्ध होने के लिए भेज देता है। वो बोलता है किडनी को कि हे किडनी देवता, हे किडनी महाराज, मेरे पास कुछ खराब रक्त है, उसको छान देना। तो क्या करती है बताओ? वो जो हृदय होता है ना, उस खराब खून को पंप करके लाता है, और किसके पास छोड़ता बताओ? किडनी के पास। और वो क्या करता है? यहां ला करके छोड़ता है। समझने की कोशिश करना, हर एक बात आपको समझ में आ जाएगी अगर आपने अगले 10 मिनट तक लगातार एक तक अगर मेरी बातों को सुनोगे तो, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। देखो मैंने क्या कहा कि 5500 ml रक्त है ना, वो कहां आ जाएगा बताओ? इसके अंदर घुसेगा। किसके अंदर घुसेगा बताओ? 5500 ml रक्त अभिवाही धमनी से इसके अंदर आ जाएगा। 5500 ml रक्त अभिवाही धमनी से इसके अंदर आ जाएगा। अब होगा क्या? अब होगा क्या कि इस 5500 ml का 1/5 भाग, इस 5500 ml का 1/5 भाग इसके अंदर सम जाएगा। 1/5 भाग क्या होगा बताओ? इसके अंदर सम जाएगा। कितना भाग? इसका 1/5 भाग। इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि 1100 ml रक्त क्या होगा बताओ? इस नलिका के अंदर आ जाएगा। 1100 ml रक्त इस नलिका के अंदर आ जाएगा। समझ गए आप? अब यहां पे गौर करना, अगर मैं बात करूं कि 5500 ml में से 1100 ml रक्त तो इधर आ गया, अब बचा कितना? बचा अपने पास कितना? 4400 ml। कितना बता बताओ? 4400 ml रक्त बचा। और ये 4400 ml रक्त इस अपवाही धमनिका से वापस बाहर निकल जाएगा, वो अंदर नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर इस किडनी के पास, इस किडनी के नेफ्रॉन के पास कितना ml रक्त अंदर आया? 1100 ml रक्त अंदर आ गया। ठीक है।
देखो अगर मैं यहां पर बात करूं, एक बार समझने की कोशिश करना। यहां पर आप को मैंने क्या बताया कि 1100 ml रक्त, 1100 ml रक्त किसके अंदर आ जाता बताओ? इसके अंदर आ जाएगा। अब हमें बाद में पता चला कि ये जो किडनी है ना, ये किडनी क्या करती है, जो अच्छे अच्छे चीजों को, मतलब ये किडनी क्या करती है, किडनी को पता चलता है कि ये तो चीज सही थी, इसको तो बेवजह ही अंदर कर लिया गया। मुझे एक चीज बताओ कि इसके अंदर खराब खून तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा, और बाकी खून क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब इसके अंदर 1 मिनट में 1100 ml रक्त आ गया। एक मिनट में कितना ml आ गया बताओ? इसके पास 1100 ml रक्त इसके अंदर आ गया। अब देखो बाद में पता चला कि जो रक्त हमने 1100 ml इसके अंदर भेजा था, उसमें कुछ रक्त की मात्रा सही थी, वो खराब नहीं थी, इसका मतलब वो सही थी। और बाद में क्या किया गया कि अपने पास ये जो समीपस्थ कुंडलित नलिका है, अपने पास ये जो हेनले का लूप है, और अपने पास ये जो दूरस्थ कुंडलित नलिका है, अरे रवि तमोली जी, मैंने क्या बोला है आपको? देखो पूरा रक्त ब्लड होकर के आता है, और जो खराब खून होता है ना, वो इसके अंदर आ जाएगा और बाकी सारा निकल जाएगा। समझ गए? और खराब इतना नहीं होता है रवि तमोली जी, आप पूछना चाह रहे हो ना, आपकी भावनाएं मैं समझ चुका हूं, समझने की कोशिश करना है। पर आप 1100 ml रक्त इसके अंदर आ जाएगा। अब ये चलने के बाद भी हमें पता चलता है कि इन 1100 ml के अंदर भी सारा का सारा खून खराब नहीं है। तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन उनमें से छंटनी करेंगे उसकी। तो क्या करेगा, ये समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले का लूप और ये दूरस्थ कुंडलित नलिका, इस 1100 ml रक्त में से जो काम की चीज है उनको अवशोषित करने का कार्य करेगी। उनको क्या करेगी बताओ? अवशोषित करेगी। तो अब आप देखना कि 1 मिनट में 1100 ml रक्त इसके अंदर आ गया, लेकिन 1 मिनट के अंदर केवल और केवल 125 ml रक्त ही क्या होता है बताओ? छन पाता है। 1 मिनट के अंदर केवल और केवल 125 ml रक्त ही छन पाता है। बाकी का जो भी बचा हुआ अपने पास, बाकी का 975 जो भी बचा हुआ अपने पास, वो सारा का सारा इन कुंडलित नलिकाओं के द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। उनको वापस से सोख लिया जाएगा। समझ गए मेरी बात को? उनको वापस से क्या कर लिया जाएगा बताओ? उनको वापस से सोख लिया जाएगा। इसका मतलब ये आपको पता चला होगा कि 1 मिनट के अंदर 125 ml रक्त ही छन पाया। कितना बताओ? 125 ml रक्त ही छन पाया। बाकी चीजें तो कभी इधर से निकल गई और कुछ को अवशोषित कर लिया गया। समझ गया? अब देखना आगे। 1 मिनट में 125 ml, तो मुझे बताओ 1 घंटे में कितना हो जाएगा? 1 घंटे में कितना हो जाएगा? 125 × 60 क्या हो जाएगा बताओ? 125 × 60 हो जाएगा। अब यहां पे गौर करना, 125 × 60 को आप मल्टीप्लाई कीजिए। 125 को 6 से गुणा करोगे 750 हो जाएगा, और 1 0 लगा दो, कितना हो गया बताओ? 7500 ml। ठीक है। अगर मैं बात करूं 1 दिन के अंदर हमारी किडनी कितना ml रुधिर को छान लेती है, देखो अगर मैं बात करूं यहां पर 7500 ml रक्त हो गया ना। अब अगर मैं बात करूं 1 दिन में, तो आप क्या करना, 125 × 60 × 24 ऐसे करना, तो ये आ जाएगा 180,000 ml। कितना हो जाएगा? 180,000 ml। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि लगभग 180 लीटर, लगभग क्या अपने पास एग्जैक्ट 180 लीटर क्या हो जाएगा बताओ? ये अपने पास हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं बात करूं कि अपनी जो ये किडनी है ना, ये 1 दिन में कितना ml रुधिर छान देती है, तो आपको बता देता हूं 180 लीटर। कितना छानती है? 180 लीटर। लेकिन क्या हमारे पूरे दिन के अंदर 180 लीटर, क्या हमारे पूरे दिन के अंदर 180 लीटर मूत्र का निर्माण होता है क्या? आप कहोगे नहीं। अब देखो होगा क्या, इतना नहीं होता है, कितना नहीं होता बताओ? 180 लीटर रक्त, 180 लीटर मूत्र का निर्माण नहीं होता है। और मूत्र का निर्माण कितना होता है बताओ? मूत्र का निर्माण केवल और केवल कितना होता है बताओ? मूत्र का निर्माण
एक दिन में केवल और केवल 1.5 लीटर होता है। कितना होता है बताओ? 1.5 लीटर होता है। इसका मतलब अब मैं आपको एक बात बताता हूं, 180 लीटर हो गया ये, आपको मैंने बता दिया। लेकिन एक दिन में मूत्र निर्माण कितना होता है बताओ? एक दिन में मूत्र निर्माण केवल और केवल कितना होता है बताओ? 1.5 लीटर होता है। कितना होता है बताओ? 1.5 लीटर होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो यहां पे मैंने आपको कुछ बातें बताई, चलिए आपको मैं इसको तरीके से बता देता हूं मैं। नेफ्रॉन की कार्यविधि, अगर मैं नेफ्रॉन की कार्यविधि की बात करूं तो सबसे पहले क्या होता है बताओ? सबसे पहले होता है परानिस्यंदन। इसका मतलब फिल्ट्रेशन। क्या होता बताओ? फिल्ट्रेशन होता है। दूसरा क्या होता बताओ? अवशोषण। दूसरा क्या होता बताओ? एब्जॉर्प्शन होता है। तीसरी अगर मैं बात करूं तो क्या होता बताओ? संग्रह, जिसको अपन क्या बोलते हैं बताओ? कलेक्ट। अब अगर मैं बात करूं कि परानिस्यंदन के अंदर नेफ्रॉन के कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, तो परानिस्यंदन किसके द्वारा किया जाता है बताओ? एक तो ग्लोमेरुलस के द्वारा और एक बोमेन संपुट के द्वारा। कई बार तो पेपर में सीधा ऐसे ही प्रश्न आ जाता है कि बोमेन संपुट किसका भाग है? बोमेन संपुट किसका भाग है उत्सर्जन तंत्र का? अब देखो, अवशोषण का कार्य कौन कौन करता है? 3 लोग करते हैं। समीपस्थ कुंडलित नलिका। दूसरा अपने पास क्या बताओ? दूरस्थ कुंडलित नलिका। और तीसरा अपने पास क्या बताओ? हैनले का लोब। संग्रह क्या किसके द्वारा किया जाता है बताओ? संग्रह नलिका के द्वारा। इस प्रकार से क्या होता है बताओ? नेफ्रॉन की कार्यविधि होती है और इस प्रकार से ये अंग भाग लेते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से अपने पास मूत्र का निर्माण होता है। तो मेरे हिसाब से आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। देखो, आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। अब मैं बात करता हूं किसकी बताओ? मूत्र की। अब अपन बात करते हैं मूत्र की, यूरिन की। छोटे छोटे पॉइंट अपन बात कर लेते हैं। देखो, मूत्र रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? मूत्र का अध्ययन या मूत्र रोग का अध्ययन क्या कहलाता है बताओ? यूरोलॉजी। क्या कहलाता है बताओ? यूरोलॉजी। अगला पॉइंट, मूत्र का रंग कैसा होता है बताओ? हल्का पीला। मूत्र का रंग कैसा होता है बताओ? हल्का पीला। और उसका कारण क्या बताओ? उसका कारण है यूरोक्रोम। मूत्र का हल्का पीला रंग किसकी वजह से होता है बताओ? यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है बताओ? यूरोक्रोम के कारण होता है। अगला पॉइंट,
मूत्र की पीएच वैल्यू कितनी होती है? मूत्र की पीएच वैल्यू लगभग 6.8 के आसपास होती है। कुछ किताबें इसको वेरी करवाती है, कहां से लेकर के, वो आपको वेरी करवाती कहां से, लगभग 6 से लेकर के 8 तक वेरी करवाती है। समझ गए आप? यहां पे देखो इसकी पीएच वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? 6.8 हो जाएगी। अगले पॉइंट की बात करता हूं। हाँ, अगर मैं बात करूं प्रतिदिन मात्रा, प्रतिदिन की मात्रा की अगर मैं बात करूं तो कितनी बनेगी बताओ? 1.5 लीटर। प्रतिदिन की अगर मैं मात्रा की बात करूं तो प्रतिदिन कितना मूत्र बनेगा बताओ? प्रतिदिन मूत्र बनेगा अपने पास 1.5 लीटर। कितना बनेगा बताओ? 1.5 लीटर। अब आपको पता होगा कि ताजा मूत्र में गंध आती है, वो किसके कारण आती है बताओ? यूरिनोइड के कारण। जबकि आप जब मूत्र को त्याग करते हो किसी शौचालय के अंदर या किसी मूत्रालय के अंदर, तब मूत्रालय में जो गंध आती है वो किसकी वजह से आती है बताओ? वो आती है अमोनिया की वजह से। किसकी वजह से आती है बताओ? अमोनिया की वजह से आती है। ये बात आपको पता होना चाहिए। समझ गए? अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि मूत्र का निर्माण कहां होता है? किडनी में होता है। ताजा मूत्र में गंध, ताजा मूत्र में अगर मैं गंध की बात करूं तो ताजा मूत्र में गंध किसकी वजह से आती है बताओ? यूरिनोइड की वजह से। ताजा मूत्र में गंध किसकी वजह से बताओ? यूरिनोइड की वजह से। और मूत्रालय में गंध किसकी वजह से आती है बताओ? अमोनिया के कारण। क्योंकि आप जानते होंगे कि यही जो यूरिनोइड है, इसको जो छोटे मोटे कीट है वो किस में बदल देते हैं बताओ? अमोनिया में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं बताओ? अमोनिया में बदल देते हैं। अगर मैं बात करूं कि मूत्र का निर्माण कहां होता है, मूत्र का निर्माण होता है किडनी में। अगर मैं बात करूं यूरिया का निर्माण कहां होता है, क्योंकि मूत्र के अंदर क्या होता है बताओ? मूत्र के अंदर यूरिया होता है, लेकिन यूरिया का निर्माण कहां होता है बताओ? यूरिया का निर्माण होता है यकृत के अंदर। कहां होता है बताओ? यकृत के अंदर होता है। क्या होता है बताओ? यकृत के अंदर होता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि इसकी बताओ मूत्र की और क्या क्या चीजें होती है मूत्र में। अगर मैं बात करूं इसके अलावा कि मूत्र के अंदर क्या क्या पाया जाता है, मूत्र में पानी होता है, यूरिया होता है, कार्बनिक लवण होता है और अकार्बनिक लवण होता है। समझ गए आप? तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या होता है। मूत्र का सामान्य संगठन, अगर मैं बात करूं मूत्र का सामान्य संगठन की, तो इसके अंदर क्या क्या होता है? देखो इसके अंदर जल होता है एक तो, कितना परसेंट? लगभग 96%। कितना होता बताओ? 96%। इसके अंदर यूरिया होती है, कितना परसेंट? 2%। अगर मैं बात करूं इसमें क्या होता है बताओ? कार्बनिक लवण होता है। लगभग कितना होता बताओ? 1.5%। इसके अंदर क्या होता बताओ? इसके अंदर अकार्बनिक लवण होता है। इसमें क्या होता बताओ? अकार्बनिक लवण होता है। कितना होता है बताओ? 0.5% होता है। कितना होता है बताओ? 0.5% होता है। समझ गए आप? ये आपको क्या करना बताओ? ये आपको मूत्र का सामान्य संगठन याद करना है। इसके अलावा अगर आपको मूत्र के अंदर कुछ भी मिल जाए तो आपको क्या बताना है कि वो किसी न किसी रोग का कारण है। अगर मैं बात करूं कार्बनिक लवण में क्या क्या होता है, एक तो होता है यूरिक अम्ल, और एक होता है हिप्यूरिक अम्ल।
और एक होता है क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, समझ गए आप। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखना। चलो मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।